केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर को अपन दो भागों में करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट को अपन 30 मिनट्स या 35 मिनट्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा जो पार्ट 2 के नाम से आएगा। तो पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास है रासायनिक घटनाएं। तो इस चैप्टर में दो तरह की घटनाएं होंगी, एक होती है दो भौतिक और दूसरी होगी रासायनिक। ठीक है, इन्हें परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो पहला परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन। केमिस्ट्री के अंदर दो तरह के ही परिवर्तन होते हैं, या तो वो भौतिक होगा या वो रासायनिक होगा। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको हम अभी इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तथा दूसरी अवस्था से पुनः पहली अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार के परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा पुनः दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में लौट आता है। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल्स की बात करें, H2O, ठीक है, जो जल होता है वो तीन अवस्था में पाया जाता है। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा होता है गैस अवस्था में। तो भौतिक परिवर्तन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जल। जल जब ठोस अवस्था में होता है तो इसे ताप देने पर यह द्रव में बदल जाता है तथा द्रव को फिर ताप देने पर यह गैस में बदल जाता है, या हम इसे वाष्प भी कहते हैं। पुनः वाष्प को ठंडा करने पर यह द्रव में बदल जाता है तथा द्रव को वापस से ठंडा करने पर यह फिर से ठोस बन जाता है। ठीक है, ये वापस से ठोस बन जाता है। तो यानी कह सकते हैं कि ठोस इसकी पहली अवस्था थी, जिसको ताप दिया तो वो किस अवस्था में बदल गया, दूसरी अवस्था में बदल गया। ठीक है, फिर वापस से द्रव को क्या किया, ठंडा किया गया, फ्रीज किया गया, और वापस से दूसरी अवस्था से वापस से द्रव किस में आ गया, पहली अवस्था में आ गया। या हम द्रव और गैस की बात करते हैं तो द्रव था, द्रव को थोड़ा ताप दिया, उबला, उसके बाद ये किस अवस्था में बदल गया, गैस अवस्था में, जो इसकी दूसरी अवस्था है। अब वापस से गैस को ठंडा करेंगे तो किसमें वाष्प को ठंडा करेंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वो द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। यानी हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे हैं तथा पुनः दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आ रहे हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो परिभाषा हो गई ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तथा दूसरी अवस्था से पुनः पहली अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस तरह का परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। दूसरे परिवर्तन की बात करते हैं अपन, तो दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। इस तरह का जो परिवर्तन होता है, इसके अंदर जो पहला पार्ट होता है, जो पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने वाला पार्ट होता है, वो तो सेम रहता है, परंतु या लेकिन जब दूसरी अवस्था से वापस पहली अवस्था में आने का टाइम आता है तो ये परिवर्तन पूर्ण नहीं होता। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है परंतु वापस पहली अवस्था में नहीं बदलता, इस तरह का जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब इसके एग्जाम्पल लिए जाएं तो इसका एग्जाम्पल है जैसे लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी जलकर किस में परिवर्तित हो जाती है, कार्बन में। कार्बन काले रंग का पदार्थ होता है, इसमें परिवर्तित हो जाती है, लेकिन पुनः वापस से कार्बन को लकड़ी में नहीं बनाया जा सकता। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं अपन भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन स्टार्ट होता है अपने मुंह से। सबसे पहले जो भोजन होता है वो मुंह के अंदर आता है, वहां पर वो पिसता है और लार के अंदर मिक्स होकर ग्रास नली द्वारा हमारे आमाशय में जाता है। आमाशय में अलग अलग तरह के केमिकल्स उसमें मिक्स होते हैं तथा वह इसमें से
प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया आदि को क्या कर देता है, अलग कर देता है, तथा अवशोषण करके जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है वो मल द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते, यानी जो भोजन का स्टार्ट हुआ पाचन क्रिया के लिए, उसे हम दोबारा से फर्स्ट से सेकंड में ले जा सकते हैं, लेकिन सेकंड से फर्स्ट में नहीं ला सकते। तो इस तरह का परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है अपने पास रासायनिक समीकरण का संतुलन या रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखना या कोई भी रासायनिक समीकरण परफॉर्म की जा रही है तो उसे कागजों पर कैसे लिखा जाएगा, किसी तत्व का एलिमेंट का नाम कैसे लिखा जाएगा, वो परफॉर्म कैसे हो रहा है वो कैसे लिखा जाएगा, वो आता है रासायनिक समीकरण। अब इसमें हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम मैग्नीशियम का फीता या मैग्नीशियम Mg प्लस O2, Mg प्लस O2, तो ये बन जाता है MgO। यानी मैग्नीशियम का फीता ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है या बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी Mg ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलेगा तो क्या बना देगा, MgO। ये जो अभिक्रिया होती है ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें दो पार्ट होते हैं जो हमें इस अभिक्रिया के अंदर देखने होते हैं। तो दो पार्ट की बात करते हैं अपन। तो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो दो पार्ट होते हैं, जो एरो दिया गया है हमारे पास, ये जो एरो है, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी Mg प्लस O2 वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं LHS, और ये वाला पार्ट जो होता है इसे बोला जाता है RHS। ठीक है, तो LHS और RHS तो हो गया इसको डिनोट करने वाली या इसकी पोजीशन को बताने वाला, हम बेस मान रहे हैं एरो को। ठीक है, तो एरो के LHS वाले साइड को बोला जाता है अभिकारक या क्रियाकारक और एरो के राइट हैंड साइड वाले या RHS वाले पार्ट को बोला जाता है उत्पाद या बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, तो LHS वाले साइड को बोलेंगे अभिकारक या क्रियाकारक और RHS वाले साइड को बोलेंगे अपन उत्पाद। क्रियाकारक या अभिकारक जो होता है कि जो तत्व आपस में मिलकर क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, क्रियाकारक कहेंगे, और उन दोनों से मिलकर जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला है उसे क्या कहा जाएगा, उत्पाद कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का दो चीजें होती है रासायनिक अभिक्रिया में, एक तो हो गया क्रियाकारक या अभिकारक और एक हो गया उत्पाद। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये दो भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं, ये चार भी हो सकते हैं और ये पांच भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इन LHS वाली साइड को मिक्स करके जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कहाँ मिलता है, अपने RHS वाली साइड पर मिलता है। अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होती है वो संतुलित कैसे की जाती है। संतुलन मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में LHS वाला पार्ट या अभिकारक वाला पार्ट या क्रियाकारक वाला पार्ट हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, उत्पाद के इक्वल होना चाहिए या उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक रूल बोला जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है तथा जो उत्पाद होता है दोनों का द्रव्यमान हमेशा समान होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का ह्रास होता है न ही द्रव्यमान का सृजन होता है। तो जितना हम अभिकारक में देंगे उतना ही हमें कहाँ मिलेगा, उत्पाद के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी तत्व हैं इनका द्रव्यमान
इस उत्पाद के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए। यही होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रथम नियम। सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो संतुलन बनाएंगे अपन, उसमें तत्वों के जो तत्वों का द्रव्यमान है वो इक्वल है या वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है तो रासायनिक समीकरण ऑलरेडी क्या है, संतुलित है। लेकिन अगर वो रासायनिक समीकरण इक्वल नहीं है, द्रव्यमान इक्वल नहीं है, तो रासायनिक समीकरण असंतुलित है। तो हम एक इक्वेशन ऐसे लेंगे जिसे हम संतुलित करके अभी देखेंगे। तो इक्वेशन लेते हैं हम Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया अपने पास अभिकारक या क्रियाकारक, और ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास उत्पाद। अब यहाँ मैंने एक सारणी बनाई हुई है, तो इसमें अपन तत्वों को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, यानी तत्व, यानी इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। सबसे पहले तो हमें तत्वों के पहचानना आना चाहिए कि कौन सा तत्व इनमें मिला हुआ है। तो पहला तो हो गया आयरन, दूसरा हो गया हाइड्रोजन, तीसरा हो गया ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे कितने एलिमेंट है, कितने तत्व है, 3 तत्व है, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और यहाँ पर भी आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हम पहले सबसे पहले इन तत्वों को लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास आयरन, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया अपने पास LHS वाला, और ये पार्ट हो गया हमारे पास RHS वाला। ठीक है, तो अभी अपन ने पढ़ा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में LHS वाले पार्ट के जो तत्व होते हैं उनका द्रव्यमान RHS वाले पार्ट के द्रव्यमान के इक्वल होना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे कि रासायनिक जो समीकरण है वो संतुलित है। तो हम पहले चेक करते हैं कि दोनों साइड द्रव्यमान इक्वल है या नहीं है। तो पहले आयरन की बात करते हैं। आयरन कितने हैं, यहाँ पर 1 है, और यहाँ आयरन का जो द्रव्यमान है या परमाणु है कितने हैं, 3 है। तो क्या ये इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो ये जो वैल्यू है ये तो इक्वल हो गई। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है कितने, 4। तो ऑक्सीजन भी क्या हुआ, असंतुलित हो गया। तो अपन लिख देते हैं कि आयरन LHS साइड में कितना है, 1। ठीक है, LHS साइड में कितना है, 1, और RHS साइड में कितना है, 3। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 2, और यहाँ वैल्यू कितनी है RHS में, 2। ऑक्सीजन है अपने पास इधर 1, तथा इधर की साइड RHS में है अपने पास 4। अब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है वो तो क्या है, बैलेंस्ड है, यानी 2 हाइड्रोजन LHS के अंदर है और 2 हाइड्रोजन ही RHS के अंदर है। लेकिन जो आयरन है और जो ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है, अनबैलेंस है। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अणुओं की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब तो स्टार्ट करते हैं हम अपने LHS साइड से। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि क्लियरली हमें इक्वेशन विजिबल हो। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास है Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2O। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं, आयरन। आयरन यहाँ 1 है और यहाँ पर कितना है, 3 है। तो अगर मैं आयरन LHS साइड आयरन से मैं अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूं, यानी मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या वैल्यू इक्वल हो जाएगी। हाँ, कह सकते हैं हम कि 3 मल्टीप्लाई करने पर Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2 हो चुका है। अब यहाँ पर भी आयरन 3 है और यहाँ पर भी आयरन के जो तत्व हैं वो कितने, परमाणु हैं वो कितने हैं, 3 हैं।
तो यानी आयरन हो गया हमारा इक्वल, तो ठीक है, इस पे हमने लगा दिया राइट। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा पहले से बैलेंस था। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, अब इसको नहीं छेड़ेंगे हम। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 1। LHS साइड क्या है, 1, और RHS साइड क्या है, 4। तो अगर मैं ऑक्सीजन के साइड 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दोनों इक्वल होगा, जी हाँ। तो नेक्स्ट रखते हैं अपन कि 3Fe प्लस 4H2O देन Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो आयरन तो पहले से बैलेंस था। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो जल का एक अणु है उसकी जगह हमने 4 अणु ले लिए, यानी यहां पर क्या कर दिया हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बट जो हाइड्रोजन की वैल्यू है वो क्या हो गई, बढ़ गई। यानी अगर मैंने यहां पर 4 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अगर हाइड्रोजन की वैल्यू जल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जल में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो अगर ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ेगी तो हाइड्रोजन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। किसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर ऑक्सीजन की बढ़ेगी तो हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ेगी। तो हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई हमारे पास, 8 हो गई। अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट जो हाइड्रोजन की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई और जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे कि हम वापस से इक्वेशन को देखेंगे और हाइड्रोजन को, अब जो नेक्स्ट स्टेप लेंगे वो हाइड्रोजन के लिए होगा, यानी हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने जितना चेंजेस करना था वो कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम जाते हैं उत्पाद के अंदर या प्रोडक्ट के पास। तो ये Fe3 चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, O4 चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन O4 है, यहाँ भी O4 है। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 8 है। तो यहाँ पर अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वैल्यू इक्वल हो जाएगी हाइड्रोजन की, जी हाँ। यहाँ पर मैंने 4 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया टोटल 8। ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और आयरन भी बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा इस जगह, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन किया तो बन गया H2O। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, जो फाइनल इक्वेशन आई, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें अपन चेक कर सकते हैं कि आयरन के कितने अणु हैं, इसमें 3, यहाँ पर कितने हैं, 3, यानी हमने यहाँ पर 1 से 3 मल्टीप्लाई किया, 3 इक्वल 3 हो गया, यानी LHS हो गया RHS के बराबर। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 8, 2 पहले थे, 4 मल्टीप्लाई किया, टोटल 8 हो गए। यहाँ पर भी क्या हो गया, 8 हो गया, यानी जो हाइड्रोजन था वो भी क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या है, 4 मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 अणु ऑक्सीजन के हो गए। यहाँ पर भी कितने हैं, 4 अणु ऑक्सीजन के हो गए या परमाणु ऑक्सीजन के हो गए। तो 4 इक्वल 4, यानी LHS बराबर RHS, यानी ये वाला LHS और ये वाला RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी जो इक्वेशन है वो कैसी हो गई, वो बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आगे समीकरण, अलग अलग तरह के समीकरणों को हम देखेंगे। यानी स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे कि वो LHS में कितना वैल्यू ले रहा है और RHS में कितना वैल्यू ले रहा है। जितना चेंजेस होगा वही क्या हो जाएगा उसका, वही क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन करके हम वैल्यूज को बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरीके से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जांपल हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब इसके अंदर जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इसमें अपन ने ले रखा है ZnH2SO4, यानी जिंक हो रहा है और प्लस H2SO4 है, जो बना रहा है जिंक
सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बना रहा है वो, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब इसके अंदर देखते हैं हम कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अपन इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहला जिंक, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा सल्फर और चौथा ऑक्सीजन। यहाँ पर भी 1 2 3 और 4। ठीक है, तो पहले LHS वाले पार्ट में देखेंगे और फिर भी देखेंगे RHS वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो LHS वाले पार्ट में अगर हम देखें तो देखो, जो LHS वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले आएगा हमारे पास जिंक। ठीक है, तो जिंक में कितने परमाणु हैं LHS में, 1। यहां पर अब RHS में जाते हैं, जिंक कितने हैं, 1। ठीक है, फिर आते हैं, ये बैलेंस हो गया, यानी जिंक बराबर कितना है, LHS और RHS की बात करते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये बैलेंस्ड है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2। और RHS में हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, यहां पर भी हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2। यानी 2 वैल्यू यहां पर है और 2 ही वैल्यू कहां पर है, यहां पर है। यानी LHS में 2, RHS में 2। उसके बाद बात करते हैं सल्फर की। S की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1। यहाँ पर S कितना है, 1। यानी LHS में भी 1 हो गया और RHS में भी 1 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन में कितने हैं, 4। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 4। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन कितना हो गया, LHS में 4, RHS में भी क्या हो गया, 4। यानी ये सब क्या है, आपस में इक्वल है। इक्वल होने के कारण क्या हो जाएगा, इनका जो द्रव्यमान होगा वो समान होगा। ठीक है, जो LHS का द्रव्यमान होगा वही RHS का द्रव्यमान होगा, यानी ये दोनों द्रव्यमान क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल होने के कारण जो ये इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, वो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। यानी इसमें हमें कुछ भी चेंजेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है या कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड है। इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है या उसका बैलेंस चेक किया जाता है कि वो बैलेंस है या नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अपने पास रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब 2 तरह की रासायनिक अभिक्रिया होती है। कह सकते हैं कि 2 तरह की होती है, लेकिन फर्स्ट अपन पढ़ेंगे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ये होती क्या है, संयोजन अभिक्रिया होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कोई भी तत्व 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट या उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अपन समझें कि ये कोई एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इसको मैं अलग करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें शेड कर दिया। ठीक है, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। तो ये तो हो गया हमारे पास LHS या अभिकारक, और ये जो हो जाएगा हमारे पास उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, यानी A और B जुड़कर AB बन गए, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये होगा उत्पाद और ये हो जाएगा अपने पास अभिकारक। ठीक है, तो A और B आपस में मिलकर क्या बना लिया उन्होंने, AB। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि संयोग करके कोई अभिक्रिया हो रही है या संयोग करके 2 तत्व आपस में एक तीसरे तत्व का निर्माण कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसे अगर अपन इक्वेशन में देखें तो देखो क्या होता है कि CaO प्लस H2O ये मिलकर क्या बना देता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जो CaO होता है ये होता है
कैल्शियम ऑक्साइड, और ये होता है जल। यानी ये किस फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो है ये किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होता है कि दो अलग अलग एलिमेंट या पदार्थ हो गए, जैसे CaO हो गया, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और H2O क्या है? जल हो गया। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया कर कर इन्होंने क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कौन सा सॉल्यूशन होता है? एक्वा सॉल्यूशन होता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्वा सॉल्यूशन। जल के साथ मिलने पर कोई भी पदार्थ किस फॉर्म में पाया जाता है? एक्वा फॉर्म में पाया जाता है। इसीलिए जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिला तो क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे बोलेंगे कौन सा सॉल्यूशन? एक्वा सॉल्यूशन। और इस अभिक्रिया में क्या होता है? एक और चीज निकलती है जिसे बोलते हैं ऊष्मा, ठीक है। ये वही चीज है जो पहले घरों में कलई के लिए या पुताई के लिए काम में लिया जाता था, जिसे बाजार से लाकर क्या किया जाता था? रात को गला दिया जाता था जल के साथ। फिर सुबह तक जब हम देखते थे तो क्या होता था कि ये उबलने लगता था। उबलने के कारण क्या होता था? उबलता है तो उबलने से क्या होता था? वो जिस भी पात्र में रखते थे ना, वो पात्र क्या हो जाता था? गर्म हो जाता था। तो गर्म हो गया, यानी उसमें से क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। तो इस तरह की यानी संयोजन अभिक्रिया जो होती है ना, इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। इसीलिए इस अभिक्रिया इसमें क्या होता है? ऊष्मा अगर बाहर निकल रही है तो ऊष्मा के बाहर निकलने की अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। यानी अगर ऊष्मा बाहर निकल रही है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो क्या कहलाएगा? वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको अपन अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना सा ध्यान रखो कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि दो पदार्थ आपस में मिलकर एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर देता है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जो CaO होता है इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका अदर नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब ये जल के साथ मिल जाता है तो क्या हो जाता है? इसे फिर बोल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोल देते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। बुझा हुआ चूना, यानी जब बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ मिलेगा तो कैसा हो जाएगा? बुझ जाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे? उसे बुझा हुआ चूना कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और अभिक्रिया होती है, जैसे कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होगी। जब दोनों आपस में बर्न होंगे तो क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। किस फॉर्म में निकलेगी? ये गैस की फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या निकालता है या क्या निकलती है उसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकलती है, जो क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, ठीक है। यानी दो एलिमेंट थे, पहला ये था और दूसरा ये था, ठीक है। दो पदार्थ थे जिसमें पहला कार्बन था, दूसरा ऑक्सीजन था। दोनों ने अभिक्रिया की, अभिक्रिया कर कर एक तीसरा पदार्थ बना दिया, जो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, जो किस फॉर्म में था? गैस के फॉर्म में था। जो क्या बन गया? जो गैस के फॉर्म में था और गैस बनकर उड़ गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। तो अब अपन, ये पहली हो गई, अब अपन दूसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरी अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होगी? देखो नाम से ही पता चल रहा है, वियोजन यानी किसी भी चीज को अलग करना, वियोजन करना या वियोजित करना, अलग करना, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर छोटे छोटे या अलग अलग उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। छोटे छोटे या अलग अलग उत्पाद बनते हैं, जिस अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया में पदार्थ टूटकर छोटे छोटे या अलग अलग उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या हो जाएगा? पहले क्या लिया था अपन ने? दो एलिमेंट्स लिए थे। अब क्या करेंगे अपन? यही अभिक्रिया क्या हो जाएगी? जस्ट उल्टी हो जाएगी, ठीक है। इसके पहले क्या लेते? दो एलिमेंट लिए थे, दोनों क्रिया करके क्या बना लेते हैं? एक तत्व का या एक पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। उसी तरीके से अभी क्या होगा कि एक पदार्थ होगा A और B,
ए और बी, ठीक है। ए को मैंने शेड कर दिया ताकि अलग से पहचाना जा सके। ये क्या करेगा, टूटेगा और टूट कर किस में बदल जाएगा, ए और बी में, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये हो जाएगा ए तथा बी, ए को अपन ने कर दिया शेड, ठीक है। तो क्या हुआ, जो अभिकारक में पदार्थ था वो क्या करा, टूटकर दो अलग अलग भागों में विभक्त हो गया, यानी इसका क्या हुआ, वियोजन हो गया और टूटकर ए तथा बी अलग अलग हो गया। तो ये तो क्या था, अभिकारक, और ये क्या मिला अपन को, उत्पाद मिला, ठीक है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है ना, वो क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए या उसको अलग करने के लिए किसी न किसी तरह की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल देना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल, अब वो किसी भी तरह की ऊर्जा हो सकती है, या तो वो ऊष्मा ऊर्जा हो सकती है, ठीक है, या वो प्रकाश ऊर्जा हो सकती है, या वो विद्युत ऊर्जा हो सकती है, ठीक है, या वो किसी भी तरह का दाब हो सकता है। तो इनमें से किसी भी तरह की जो एक्सटर्नल ऊर्जा या शक्ति होती है ना, अपन को प्रोवाइड करानी पड़ती है किसी भी तत्व या एलिमेंट को तोड़ने के लिए, पदार्थ को तोड़कर अलग करने के लिए। तो हमेशा जब भी वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, बाहर से कुछ ऊर्जा लगाएंगे। तो मान लेते हैं अपन इसमें क्या किया जाए, अपन ने इसमें ऊष्मा दी, ठीक है, गर्म करने पर ये क्या हो गए, दो अलग अलग भागों में विभक्त हो गए, ठीक है, दो अलग अलग भागों में क्या हो गए, ये विभक्त हो गए। तो अपन ने बाहर से एक एक्सटर्नल ऊर्जा दी, तभी तो इनमें रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के कारण क्या हुआ, ये दोनों अलग हो गए। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है ना, इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इससे पहले अपन ने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उसमें क्या हो रहा था कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है कि ऊष्मा का, जहां ऊष्मा का अवशोषण होता है वहां क्या होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, और जहां ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वहां होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में तो होगी ऊष्माक्षेपी, और वियोजन अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो अपन इसका अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, तो एग्जांपल है CaCO3। ये हो गया सॉलिड फॉर्म में। जब हमने इसको ऊष्मा दी या ताप दिया तो ये किस किस भागों में टूट गया, ये CaO प्लस CO2, यानी ये तो है गैस के फॉर्म में, और ये हो गया हमारे पास सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। जो CaO कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको ऊष्मा दी तो ये किस में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल गई और हमें क्या प्राप्त हुआ, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि एक पदार्थ था जिसको हमने ऊष्मा दी, ताप दी, एक्सटर्नल ऊर्जा दी, जिसके कारण क्या हो गया कि इसके जो अणु होते हैं ना, ये क्या किए, वाइब्रेट किए, और ये क्या हो गए, विभक्त हो गए। अब विभक्त हुए किस किस में, CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। तो एक पदार्थ था AB जो बदल गया किस में, A और B में, टूटकर अलग हो गया। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है ये होती है कौन सी, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो हमारे पास कितने तरह की अभिक्रिया होगी, एक होगी संयोजन अभिक्रिया और एक होगी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में देखा अपन ने कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है।
इसमें क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है इसमें, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। और जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया, उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, उसमें होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर छोटे छोटे या अलग अलग उत्पाद बनते हैं या बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी ए और बी टूटकर ऊष्मा के द्वारा ए और बी, ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गया, यानी ये हो गया अभिकारक और ये हो गया हमारे पास उत्पाद। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। ठीक है, तो परिभाषा मैंने पहले बता दी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाती है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर होती है, ये संयोजन अभिक्रिया में होती है। ठीक है, अब ऊष्माशोषी बोले तो जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया किसमें होती है, ये होती है वियोजन अभिक्रिया के अंदर। किसके अंदर होती है, वियोजन अभिक्रिया में होती है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी होगी अपने पास, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो किसमें संपन्न होती है, संयोजन अभिक्रिया के अंदर। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा को वो अब्जॉर्ब करता है, वो कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, और ये किसके अंदर संपन्न होती है, ये वियोजन अभिक्रिया के अंदर होती है। तो ये हमारे पास हो गए टॉपिक। पहले अपन ने पढ़ा रासायनिक घटनाएं, जिसमें पढ़ी भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हमने रासायनिक समीकरण लिखना सीखा और उसको बैलेंस करना सीखा। उसमें देखा कि बैलेंस कैसे होता है, कैसे कैसे एलिमेंट्स को लिया जाता है और कैसे कैसे एलिमेंट्स को बढ़ाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आई रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में पहला लिया अपन ने संयोजन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा लिखी तथा इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है वो लिखा तथा उसके एग्जाम्पल लिखे। ठीक है, यानी पहला एग्जाम्पल तो हो गया अपने पास। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया ये और दूसरा एग्जाम्पल हो गया कार्बन का। ठीक है, उसके बाद आया अपने पास वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के अंदर हमने उसकी परिभाषा देखी तथा उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है वो देखा। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देखा। इसके बाद आ गया हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसकी अभी परिभाषाएं देखी। ठीक है, और ये किसमें होती है ये देखा, ये किसमें संपन्न होती है ये देखा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक से जो आएगा वो पार्ट सेकंड होगा। ओके, थैंक यू।